नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी और आज का सीधा सवाल बिल्कुल सीधा है, बिना लार लपेट के। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? दिल्ली को लेकर यह सवाल सबके जहन में है। 11 दिन हो गए हैं नतीजे आए हुए, लेकिन अभी मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं हो पाया। विधायक दल की बैठक किसी भी मिनट अब दिल्ली बीजेपी के दफ्तर में शुरू होने वाली है। अब जो यह सवाल है ना, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, यह दरअसल एबीपी न्यूज का सबसे पुराना शो भी है, ब्रांडेड शो, 21 साल पुराना। और मुझे भी लगभग 30 साल होने को आए पत्रकारिता करते हुए। लेकिन दरअसल मैं पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं, मुझे नहीं पता कौन बनेगा मुख्यमंत्री। अब रेस ऐसी दिखाई जा रही है मानो कोई मैराथन है या 800 मीटर या 5000 मीटर की दौड़ है। सब भाग रहे हैं और कभी रेखा गुप्ता आगे निकल जाती हैं, तो कभी विजेंद्र गुप्ता आगे निकल जाते हैं, तो कभी आशीष सूद तीसरे नंबर पर हो जाते हैं, कोई चौथे नंबर पर, फिर अचानक से करनैल सिंह सैनी पीछे से आ जाते हैं। 70 विधायकों की विधानसभा है ये। 48 विधायकों के साथ 27 साल बाद, 27 साल के वनवास को खत्म करते हुए बीजेपी सत्ता में जबरदस्त वापसी करती दिखी है। लेकिन इन 48 में से लास्ट काउंट तक मेरे ख्याल से 41 विधायकों में से सबको एक के बाद एक हम मुख्यमंत्री बना चुके हैं। 41 का हम नंबर लगा चुके हैं कि भाई ये भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। भाई महिला हुई तो रेखा गुप्ता, भाई विजेंद्र गुप्ता बहुत पुराने हैं। सिख चेहरे की बात हुई तो मनजिंदर सिंह सिरसा, भाई जायंट किलर तो परवेश वर्मा हैं। सबका नंबर लग चुका है मुख्यमंत्री बनने में। लेकिन दरअसल बीजेपी ये पत्ते जो शीर्ष नेतृत्व है, खास मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्य रणनीतिकार जो हैं बीजेपी के, देश के गृह मंत्री अमित शाह, दे कीप द कार्ड्स क्लोज टू देयर चेस्ट। और हमने देखा है, हम तमाम पत्रकार कयासबाजी करते रहे, पतंगबाजी करते रहे, नाम पर नाम बताते रहे। राजस्थान में कैसे भजनलाल शर्मा बन गए किसी को नहीं पता था। मध्य प्रदेश में जबरदस्त नतीजे दिखे जहां लग रहा था कि कांग्रेस जीतने वाली है, पर कहां से मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बन गए किसी को कानो कान खबर नहीं थी। कोई पत्रकार ये नहीं कह सकता, मैंने पहले बता दिया था। ऐसा ही विष्णु साय को लेकर, हां देवेंद्र फडणवीस को लेकर ट्राइड टेस्टेड पुरानी जो सोच होती है, परंपरागत सोच, वो महाराष्ट्र में जरूर दिखाई दी थी। तो ट्राइड एंड टेस्टेड रास्ते पर ही बीजेपी जाती दिखाई देगी इस दफा, या एक और सरप्राइज एलिमेंट आने वाला है। जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, रविशंकर प्रसाद और ओपी धनखड़, वो बीजेपी के दिल्ली दफ्तर पहुंच चुके हैं। विधायकों का वहां पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। अब विधायक दल की बैठक होगी, ऊपर से पर्ची आ गई है, पहले से ही नाम तय है, या यहां पर विधायकों की भी एक बार राय ली जाएगी। कितने वक्त में यह ऐलान होता है, इससे सारी तस्वीर कुछ ही देर में साफ हो जाएगी। लेकिन ये नामों की चर्चा, ये कयासबाजी अभी ज्यादा लग रही है। और चर्चा में मेरे साथ लगातार आज के घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता, नीरज पांडे लगातार बीजेपी पर नजर बनाए रखते हैं, बलराम मेरे सहयोगी हैं। स्टूडियो में 2 वरिष्ठ पत्रकार, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे, राकेश भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ दिबांग जुड़ने वाले हैं और आदेश रावल भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। लेकिन बलराम, क्या सभी विधायक अब पहुंच गए हैं बीजेपी दफ्तर, बीजेपी के दिल्ली दफ्तर? पर्यवेक्षक तो वहां मौजूद हैं ही। बिल्कुल, देखिए जो विधायक हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। अभी भी कुछ विधायक हैं जो नहीं पहुंचे हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि 5 से 10 मिनट के अंदर जो सभी विधायक हैं वो पहुंच जाएंगे और उसके बाद जो विधायक दल की बैठक है वो शुरू होगी। हालांकि जो दोनों पर्यवेक्षक हैं वो बहुत पहले ही प्रदेश कार्यालय पहुंच चुके हैं और लगातार जो विधायक हैं वो पहुंच रहे हैं। कुछ ही देर पहले ही प्रवेश वर्मा पहुंचे थे और अभी तक रेखा गुप्ता नहीं पहुंची हैं और माना जा रहा है कि रेखा गुप्ता कुछ ही देर में पहुंचेंगी। आशीष सूद पहुंच गए, विजेंद्र गुप्ता पहुंच गए, इसके अलावा मनजिंदर सिंह सिरसा पहुंच गए, तमाम विधायक पहुंच गए हैं। लेकिन रेखा गुप्ता भी नहीं पहुंची हैं और माना जा रहा है कि कुछ ही देर में वो भी पहुंचेंगी और जो 1-2 विधायक बाकी हैं वो भी पहुंच जाएंगे। लेकिन
करीब 30 से ज्यादा विधायक जो हैं वो बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंच चुके हैं और हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि एक बार तस्वीर दिखाएं कि किस तरीके से बाहर भारी संख्या में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं, क्योंकि उन्हें भी उत्सुकता है कि आखिरकार उनका मुखिया कौन होगा, उनका दिल्ली का सीएम कौन होगा, कौन सीएम चेहरा होगा, ये जानने के लिए दोपहर से ही जो कार्यकर्ता हैं वो दिल्ली प्रदेश कार्यालय पर मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं कि जो नेगी हैं, रविंदर सिंह नेगी, वो भी पहुंचे। क्या कहेंगे? देखो अभी थोड़ी देर में आपके सामने पिक्चर क्लियर हो जाएगी, जो भी बनेगा 48 में से। लेकिन सस्पेंस लगातार बना हुआ है। आज सस्पेंस है, वो तो सस्पेंस तो रहेगा ही, पर मेरे थोड़ी देर में मुझे लगता है सब पिक्चर क्लियर हो जाएगी। नहीं, मैं तो विधायक बहुत हूँ जी। तो आप देख सकते हैं कि 48 में से विधायक दल की बैठक होगी, पर्यवेक्षक आए हैं, वो जिसको नाम डिक्लेयर करेंगे वो बन जाएगा। यानी रविंदर नेगी अभी पहुंचे हैं। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि विधायकों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है और 5 से 10 बिल्कुल। और यहाँ पर जो आपने सवाल भी पूछा बलराम कि भाई मुख्यमंत्री आप बन सकते हैं क्या, दरअसल कोई भी अगर हाँ कर देगा तो ऐसी भी एक नौबत आई हुई है, सबका मानस बना हुआ है कि अगर मैंने हाँ कर दी कि मैं रेस में हूं तो मेरा पत्ता कट जाएगा। और अंकित, आप भी बीजेपी के दफ्तर पर जो मौजूद हैं, दिल्ली दफ्तर, ये पिछले कुछ सालों में ऐसी रौनक, ऐसी रंगत वहां देखने को नहीं मिलती थी। बिल्कुल सूना पड़ा रहता था। आज तो बिल्कुल एक मेला लगा हुआ है। पर इस मेले में जो सबसे अहम सवाल है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, वो फैक्टर्स क्या हैं? देखिए, हमने भी, तमाम मीडिया ने वो ऐसी रेस बना दी कि जैसे सब दौड़ रहे हैं, कौन आगे कौन पीछे। अब बैठ गई रेखा गुप्ता पजामा उठाकर और आगे निकल गए विजेंद्र गुप्ता, कुछ इस तरह का भी काम हमने किया। पर फैक्टर्स क्या हैं? किन कंसिडरेशंस पर तवज्जो देती बीजेपी दिख रही है जब भी मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा? कौन से बॉक्सेस हैं जो टिक करने होंगे या जो महत्वपूर्ण लगते हैं बीजेपी को? संदीप जी देखिए, बीजेपी के लिए जो सबसे बड़ा बॉक्स था कि दिल्ली में जीत का, वो सबसे पहले टिक हो गया। लेकिन उसके बाद में अब समीकरण है ये है कि दिल्ली को चलाना है तो कैसे चलाना है, और इसके जरिए एक संदेश, क्योंकि बीजेपी की रणनीति क्या रहती है, जब मध्य प्रदेश का चुनाव होना था या राजस्थान का होना था तो ये कहा गया कि वहां पर जो मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं वो पड़ोसी राज्यों के। अंकित एक सेकंड के लिए रोकना चाहूंगा। क्या विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है? अभी सब विधायक आए नहीं, लेकिन क्या औपचारिक बैठक शुरू हो गई है? अभी नहीं हुई है शुरू। अभी विधायकों का आने का सिलसिला जारी है। ठीक है, आने का सिलसिला जारी है। अभी विधायकों के आने तो चर्चाएं हो रही हैं। हम लोग भी जो लगातार नामों को लेकर के चर्चा चल रहे हैं, बाकायदा रहे हैं कि क्यों इस नाम को लेकर चर्चा चल रही है। उदाहरण के तौर पर रेखा गुप्ता का नाम अगर चर्चा में आया तो क्यों आया? वो इस वजह से आया क्योंकि जो बीजेपी के जो तमाम मुख्यमंत्री हैं राज्यों में, वहां पर कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं है। अभी मनोज तिवारी भी पहुंच गए हैं, सांसद हैं मनोज तिवारी। क्या बोलेंगे अभी मीडिया से, वो भी सुन लेते हैं। कौन होगा मुख्यमंत्री अगला? अभी पता चलेगा। फिर भी भैया बस विश्वास रखें, अच्छा होगा। क्या पूर्वांचल का चेहरा हो सकता है दिल्ली में? भैया भारत करो मनोज तिवारी जिंदाबाद। चल ले तो चल ले। हाँ हाँ हाँ, मनोज का चेहरा हो सकता है। मनोज जी कुछ ही देर में अनाउंसमेंट हो जाएगी, क्या कहेंगे दिल्ली को आखिरकार? अब देखो ना, थोड़ी देर में आप सबको पता चलेगा। हमारे पर्यवेक्षक के नियुक्त हो गए हैं और थोड़ा देर का इंतजार है। दिल्ली को हमें सजाना है, इसके लिए हमारी जो पार्लियामेंट्री बोर्ड, विधायक मंडल बहुत ही अच्छा निर्णय लेगा, ये दिल्ली को विश्वास है। पूर्वांचलियों ने भी बड़ा बढ़ चढ़ के दिल्ली को वो वोट दिया है बीजेपी को। इस बार पूर्वांचल सभी साथ लग रहे हैं। क्या मनोज तिवारी क्या मनोज तिवारी भी अगले सीएम पेश हो सकते हैं? मनोज जी जाओ आ जाओ, थोड़ी देर में पता चले। जय श्री राम। मनोज तिवारी तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं मनोज तिवारी। वो कहते हैं अभी सबको पता लग जाएगा। देखिए, दरअसल ये कहानी यही है। दर्शकों, इसको समझने की कोशिश कीजिए। मनोज तिवारी जैसा वरिष्ठ व्यक्ति, उनको भी नहीं मालूम, ऐसा नहीं कि मालूम है वो बता नहीं रहे, नहीं मालूम उनको भी। ये बिल्कुल शीर्ष नेतृत्व ये तय कर रहा है। तो आज की तारीख में जो ये पतंगबाजी हो रही है, ये पतंगबाजी ही साबित होगी। कोई सरप्राइज फैक्टर आएगा क्या? लेकिन महिला का
फेस जो लगातार चर्चा में है वो रेखा गुप्ता का। महिला को तवज्जो क्यों देती दिख सकती है बीजेपी, ये बता रहे थे अंकिता। अच्छा, अंकित का भी देखिए वहां पर अफरा तफरी इतनी हो जाती है तो फोन भी कट जाते हैं। आदेश, पर कौन बनेगा मुख्यमंत्री अपने आप में लाख टके का सवाल, ये किसी को मालूम नहीं है, इसलिए मैं कोई नाम आपको बताने के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन किन फैक्टर्स को गौर करती दिखाई देगी बीजेपी, जिससे भी चुनेगी उसे क्या लगता है, क्या फैक्टर्स उसको टिक करने हैं, क्या बॉक्सेस टिक करने हैं? संदीप जी, पहले तो आपकी बात से सहमत हूं कि बीजेपी के नेताओं से नहीं पूछना चाहिए कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि वहां किसी को पता नहीं होता और सिर्फ एक ही आदमी को पता होता है, उनकी पर्ची आएगी और वो बन जाएंगे जो भी होंगे। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कोई स्ट्रॉन्ग फेस नहीं होगा। जैसे बात कर रहे हैं कि प्रवेश वर्मा हो सकते हैं या सिरसा हो सकते हैं, कोई ऐसा मुझे, ये मेरी व्यक्तिगत राय है कि कोई स्ट्रॉन्ग चेहरा नहीं होगा, क्योंकि जिस हिसाब से बीजेपी ने, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ बिल्कुल, आप बोलिए ना। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये मेरा तजर्बा कहता है, जितना जैसे बीजेपी काम करती आई इन पिछले 11 सालों में, कि अगर मैं 2 मुख्यमंत्री छोड़ दूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, इसके अलावा सब जगह से आपको जानकारी दी जाएगी। अब रामवीर बिदुड़ी आ गए हैं वहां पर, 1 मिनट रुकिएगा। आदेश, रामवीर बिदुड़ी क्या बोल रहे हैं सुनते हैं। नहीं है, अब क्योंकि बैठक शुरू होने वाली है और 1 घंटे के अंदर सब कुछ आप सभी के सामने आ जाएगा। महिला सीएम के नाम पर मोहर लग सकती है। देखिए, मैंने आपको बताया है कि बैठक शुरू होने वाली है और 1 घंटे के अंदर अंदर आपको सारी जानकारी आ जाएगी। तो रामवीर बिधूड़ी सांसद हैं, वो भी पहुंच गए हैं बीजेपी के दिल्ली दफ्तर। जो हमारे पास जानकारी आ रही है, 48 में से 38 विधायक पहुंच गए हैं और यहां पर अभी सिलसिला लगातार जारी है। रेखा गुप्ता भी अब यहां पर पहुंच गई हैं, इनका नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। अभी तय नहीं हुआ है कुछ भी, ये जो तय होगा ये कौन करेगा, अभी थोड़ी देर में ये सामने आ जाएगा। क्या वो पर्ची सामने आएगी? अभी फोटो ऑप चल रही है, कुछ चैनल आपको बता रहे हैं विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है। अभी विधायक दल की बैठक शुरू नहीं हुई है, अभी सभी विधायक नहीं आए। जैसा हम अभी आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, रेखा गुप्ता पहुंची हैं, कुछ सांसद भी आ रहे हैं, तो वहां सांसद भी मौजूद होंगे। लेकिन एक खबर जो छनकर आ रही है, 48 विधायकों में से ही किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ऐसा नहीं कोई सांसद या जो विधायक ना हो उसे मुख्यमंत्री बना दिया जाए। इस पर कम से कम अभी थोड़ी क्लैरिटी होती दिख रही है, लेकिन इसमें भी सरप्राइज हो सकता है, मैं उसे भी रूल आउट नहीं अभी कर रहा हूं। बांसुरी स्वराज भी यहां पहुंच गई हैं, एक और सांसद हैं, तो सांसद भी आ रहे हैं, विधायक भी आ रहे हैं, लेकिन हमें जानकारी ये मिल रही है कि 48 विधायकों में से ही किसी को मुख्यमंत्री चुना जाएगा। आप अपना विश्लेषण कर रहे थे यहाँ पर। के अंदर आदेश हो जाना चाहिए, मुझे लगता है 7:30 पौने 8 तक ये आदेश, आप चेहरों का आकलन कर रहे थे, क्या फैक्टर्स होंगे जिनको निगाह पर रखा जाएगा? कट चुका है फोन तो आ गया। अच्छा, आप बताइएगा, ये फोन भी कट जाते हैं वो तो फील्ड में भी नहीं है, वो तो आराम से कमरे में बैठे हैं, पर पता नहीं लग पाता कई बार। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी हालांकि हमेशा से एक नया प्रयोग करती रही है। जो मेरा व्यक्तिगत आकलन है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार एक वायदा करती रही है जाट समाज से। आप याद करिए तो 2000 में जब यूपी का चुनाव हो रहा था, उस समय पर भी अमित शाह जी, और हरियाणा के चुनाव के समय भी अमित शाह जी ने जाट समाज के साथ मीटिंग की, उनको वायदा किया। प्रतिनिधित्व को लेके हमेशा से एक विषय रहा जाट समाज को लेके। हालांकि भारतीय जनता पार्टी कभी ये नहीं चाहती थी कि जाट समाज से ही मुख्यमंत्री हरियाणा में बने, लेकिन दिल्ली में बनाने पे हो सकता है उस पर विचार। एक तीर से 3 निशाने, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। जी, तो इसलिए प्रवेश वर्मा को लेके मेरी संभावना इसलिए लग रही है कि एक तो जाट समाज से किया गया वायदा पूरा होगा और आने वाले समय के जो राजनीतिक समीकरण हैं वो दुरुस्त हो सकता है। एक जो दूसरा विषय जो महत्वपूर्ण, नहीं इसी पर रहते हैं ना, इसकी थोड़ी और तफसील करते हैं जी। पर प्रवेश वर्मा अगर चुने जाते हैं तो इससे क्या एक संदेश ये भी जाएगा
कि अमित शाह का जो कंट्रोल है बीजेपी पर वो पूरी तरह से बरकरार है। देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने से कुछ सवाल इस पर उठने लगे थे, और योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच जो तसल चल रही है आने वाली राजनीति की, वो जग जाहिर है, और आप बेहतर जानते हैं मुझसे, आप बीजेपी कवर करते हैं। हाँ, नहीं, आपका कहना एकदम सही है, लेकिन मेरा अपना जो अभी तक का अनुभव रहा है भारतीय जनता पार्टी को लेके, तो दो लोगों के बीच में कभी भी मतभेद नहीं रहा। और अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी के बीच में एक बहुत अच्छा समन्वय ये है कि यदि नरेंद्र मोदी जी कोई निर्णय करते हैं तो उस निर्णय पे कभी अमित शाह आड़े नहीं आते, और यदि अमित शाह जी अमित शाह बनाम योगी की भी है, नहीं, यदि अमित शाह जी निर्णय करते हैं तो मोदी जी भी कभी आड़े नहीं आते। और इसका एक बड़ा उदाहरण असम भी है। जब हेमंत बिस्वा शर्मा जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, वो पुरानी बात थी, उस समय पर हेमंत बिस्वा शर्मा के को लेकर सर्बानंद सोनोवाल पीएम के पसंद थे, लेकिन पीएम उस पर आड़े नहीं आए, तो इसलिए इन दोनों के बीच में इसीलिए परवेश वर्मा बनते हैं नहीं, उसके काफी राजनीतिक मायने होंगे, राजनीतिक मायने होंगे, और दोनों के बीच में उसको लेकर सहमति। इस वक्त की खबर पर अभी बने रहते हैं, बहुत से चैनल चला रहे हैं, विधायक दल की बैठक शुरू होगी, नहीं हुई है। विधायक दल की बैठक 7:30 बजे शुरू होने वाली है। 40 विधायक अभी वहां पहुंचे हैं। मेरे सहयोगी अंकित ये जानकारी हमें दे रहे हैं। अंकित, 7:30 बजे अब होगी विधायक दल की बैठक शुरू। जी करीबन 10 मिनट के आसपास अभी वक्त और लगेगा, क्योंकि अनिल शर्मा जो आरके पुरम से विधायक हैं, उनके पास में फोन आया है, जल्दी अंदर आ जाइए। लेकिन अनिल जी से भी एक सवाल वो संदीप जी आप सबसे पूछ रहे हैं, हम लोग भी पूछ रहे हैं, पूछ ही लेते हैं, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? अभी 15 मिनट के बाद पूरी दिल्ली को, देश को पता चल जाएगा कौन मुख्यमंत्री बनेगा। नहीं, बहुत सारे नामों को लेकर के चर्चा है, आपने भी देखी होगी, हम लोग भी चर्चा कर रहे हैं। महिला मुख्यमंत्री हो सकती है, कोई जाट हो सकता है, कोई पूर्वांचली हो सकता है, क्या लग रहा है कुछ आप लोगों ने? कोई अंदाजा नहीं है। हम जो भी बनेगा वो दिल्ली का विकास करेगा। माननीय मोदी जी ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है, माननीय नड्डा जी ने, माननीय अमित शाह जी ने, माननीय BL संतोष जी ने जो चीज़ें पार्टी का तय किया है, उस पार्टी में काम करेंगे। कितनी देर में शुरू हो रही? आधे घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट, 15 से 20 मिनट में। ये अनिल शर्मा वो विधायक जो आरके पुरम से, जिनके पास में फोन आया, आप अंदर आ जाइए, बैठक शुरू होने वाली है। यानी कि अनिल शर्मा के मुताबिक, जो संदीप जी आप अभी जिक्र कर रहे थे, 7:30 बजे का वक्त, लगभग उसी वक्त के आसपास ये बैठक शुरू होगी, क्योंकि अभी भी विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। लेकिन बहुत पाक साफ अंदाज में कह दिया, ये किसी को नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता, किसी को नहीं पता कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। लेकिन नाम को लेकर के चर्चा तो जरूर चल ही रही है, और बहुत सारे समीकरण है जिसके आधार पर चर्चा चल रही है। थोड़ा आपको, आपके गले पर तलवार रखता हूं, आपके हिसाब से कौन बनेगा मुख्यमंत्री? संदीप जी मुझे क्यों फंसा रहे हैं, जब जो है पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को नहीं पता है, वो पर्यवेक्षक यहाँ पर आ रहे हैं जिनको पता नहीं, मुझे नहीं पता कि उनको भी नाम पता है या नहीं पता, तो मैं कहां से, मैं खैर उस गेम में तो नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन हाँ, समीकरण क्या हो सकते हैं जिसको लेकर के आप तमाम लोग चर्चा कर रहे हैं, वो चर्चा में मैं भी शरीक हो सकता हूं। क्या महिला मुख्यमंत्री हो सकती है, क्योंकि बीजेपी के पास में किसी राज्य में नहीं है? क्या जो है वो वैश्य समाज या बनिया समाज से हो सकती है? क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल पूर्व मुख्यमंत्री उस समाज से थे, और वैश्य वोट जो अरविंद केजरीवाल के साथ चला गया था, जो कि इस चुनाव में वापस आया है। क्या जाट मुख्यमंत्री हो सकता है, जिसमें कैलाश गहलोत भी ऐसे तो आ जाते हैं प्रवेश वर्मा के साथ में, लेकिन प्रवेश वर्मा जाइंट किलर है, अरविंद केजरीवाल को हराया था। और पिछले अगर हम जो है 20 सालों के या 25 सालों की बात करें, तो वही जो यहाँ पर जो मुख्यमंत्री बना है, जो नई दिल्ली सीट से चुनाव जीता है। शीला दीक्षित 15 साल, 11 साल जो है अरविंद केजरीवाल। तो ऐसे में अब चर्चा यह है कि क्या प्रवेश वर्मा जाइंट किलर होने के साथ में, जाट नेता होने के साथ में, उनको बनाया जा सकता है? क्या कोई पूर्वांचली हो सकता है, या कोई ऐसा हो सकता है? आप अभी यू आर नॉट विलिंग टू स्टिक योर नेक आउट, लेकिन राकेश शुक्ला यहां कह रहे हैं कि प्रवेश वर्मा का पलड़ा भारी दिख रहा है। लेकिन आदेश, आप कुछ इशारा कर रहे थे, महिला यानी कि रेखा गुप्ता जैसी उम्मीदवार का ज्यादा चांस हो सकता है, और इसके पीछे क्या महिला आरक्षण कानून भी बना है, वो पोजीशनिंग, और भाई अभी अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बीजेपी का बनना है कि भाई उसमें महिला, वहां तक वो उतना बड़ा कदम कभी बीजेपी इतना जल्द उठाएगी मुझे नहीं लगता है। तो क्या इसीलिए एक महिला भी मुख्यमंत्री बन सकती हैं? देखिए, ये बात सही है कि बीजेपी के पास 17 राज्यों की सरकार है और कहीं महिला मुख्यमंत्री नहीं है। दूसरा, क्योंकि रेखा गुप्ता की बात हो रही है, तो वो जनरली क्या होता था, अरविंद केजरीवाल से पहले ये जो बनिया समाज है, ये बीजेपी का वोटर था, लेकिन अरविंद केजरीवाल के आने के बाद ये शिफ्ट हो गया था, तो वो एक फैक्टर हो सकता है। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों इस बात को लेके शंका है कि शायद महिला मुख्यमंत्री नहीं बनेंगी। और दूसरा, जो प्रवेश वर्मा की बात आप कर रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि एक तो वो साहब सिंह वर्मा के बेटे हैं,
दूसरा, वो एक स्ट्रॉन्ग नेता है, सांसद रह चुके हैं, उनका एक बैकग्राउंड है। 25% जाटों ने हरियाणा में बीजेपी को वोट दिया था, लेकिन 75% फिर भी उनके पास नहीं गए थे। तो हरियाणा का चुनाव जा चुका है, 5 साल बाद आएगा। अब उन्हें ज्यादा जाटों के वोटों की जरूरत है नहीं, और जाट वोट जो है वो वैसे भी बीजेपी को नहीं जाता है, वो बहुत कम परसेंटेज रहती है। अब तीसरी बात आई कि भाई और कौन हो सकता है, कि क्या पंजाब को देख के सीएम तय कर लेंगे, तो क्या सिरसा साहब सीएम बन सकते हैं, किसी जट सिख को बना सकते हैं। वहां पे भी इस बात को लेकर शंका है कि बीजेपी का ग्राउंड अभी पंजाब में तैयार नहीं हुआ है, उसमें अभी बहुत समय लगेगा। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट बीजेपी नहीं करेगी। मुझे लगता है कि बीजेपी कौन हो सकता है, किस तबके का इस बार उम्मीदवार मुख्यमंत्री हो सकता है? शिखा राय बोल रही हैं, इन्होंने सौरभ भारद्वाज को हराया था, ये भूमिहार हैं, तो भूमिहार की दिल्ली में मुख्यमंत्री की भूमिका के चांसेस तो कम ही लगते हैं। मैं तो नहीं कह रहा हूं यहां पर। आदेश, मुझे आपका सवाल सुनाई नहीं दिया संदीप जी, क्योंकि पीछे बहुत शोर आ रहा है। हाँ, पीछे वो यहां पर शिखा राय जो ग्रेटर कैलाश से, उन्होंने सौरभ भारद्वाज को हराया, पर महिलाओं के नाम में भूमिहार तबके की मैं आपसे सवाल पूछ रहा था। भूमिहार को मुख्यमंत्री की भूमिका में तो नहीं देखा जा सकता, तबका कौन सा होगा? नहीं, देखिए, क्योंकि भूमिहार की जो परसेंटेज है वो बहुत कम है, उस हिसाब से आप देखेंगे। और बीजेपी ना बहुत कैलकुलेटिव गेम खेलती है। जब भी उन्हें कोई किसी राज्य में चुनाव होने वाला होता है। अच्छा, मेरे पीसीआर वाले बता रहे हैं कि नहीं, भूमिहार नहीं, ये तो पंजाब की है, लुधियाना की है। लेकिन नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूं। बीजेपी लीडरशिप जो है, मेरा ऐसा मानना है कि वो बहुत कैलकुलेटिव गेम खेलती है, और वो स्ट्रॉन्ग मुख्यमंत्री पूरे देश में बना चुके हैं जिनको बनाना था, जिनमें मैं 2 नाम हमेशा कहता हूं, यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी और देवेंद्र फडणवीस। अब मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी लीडरशिप ऐसी गलती नहीं उसमें योगी आदित्यनाथ भी स्ट्रॉन्ग होंगे नहीं होंगे। उस वक्त मनोज सिन्हा की बात हो रही थी, और वो आउटसाइड एक तरह से पैराट्रूप कराए गए थे। तो इस बार कहां राजनीतिक रणनीति आप बीजेपी की फॉलो करते रहे हैं, स्टडी करते रहे हैं आबे दुबे, किस तबके पर वो दांव लगाते हुए दिखाई देंगे? मजबूत चेहरा होगा या एक प्लायबल चेहरा कि जैसे बता दिया जाएगा, आला कमान जैसे बताएगी वैसे करेगा? अगर मैं मान लूं कि आप संदीप चौधरी नहीं नरेंद्र मोदी हैं, और आप अभय कुमार दुबे को कोई अधिकार दे रहे हैं कि आप दिल्ली का मुख्यमंत्री चुनिए, तो मैं बता सकता हूं कि कौन मुख्यमंत्री होना चाहिए। मेरी निगाह में मेरी निगाह में कोई किसी पूर्वांचली को मुख्यमंत्री होना चाहिए, क्योंकि बहुत दिनों के बाद में पूर्वांचली वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुका है। दूसरी बात, पूर्वांचली का मतलब है दिल्ली का गरीब आदमी, उत्तर प्रदेश और बिहार का गरीब आदमी जो दिल्ली में आया है, वो पूर्वांचली एक भौगोलिक श्रेणी भी है और साथ में एक वर्गीय श्रेणी भी है। वो गरीब मेहनतकश लोग, वो सब लोग पूर्वांचली हैं। 3 में से एक पूर्वांचली हैं आज की तारीख में, जो आकलन किया जाता है। तो वो दिल्ली में जो डेमोक्रेटिक शिफ्ट हुआ था, जिसकी वजह से भाजपा पिछड़ गई, 3 बार कांग्रेस ने उसको मात दी, 2 बार अरविंद केजरीवाल ने मात दी, 3 बार अरविंद केजरीवाल ने मात दी। तो वो इस बार वो समीकरण जो है भाजपा दुरुस्त कर सकती है। ये जहां तक राकेश जी ने जो बात कही थी, राकेश जी का तर्क भी बहुत वाजिब है। मैं उस राकेश जी के तर्क की जो अपनी ताकत है उससे इनकार नहीं कर रहा हूं, और आदेश रावल का तर्क भी वाजिब है। समीक्षात्मक दृष्टि से, हम तीनों राजनीतिक समीक्षक है ना, समीक्षात्मक दृष्टि से आप दोनों के तर्क भी वाजिब हैं। मैं ये मानता हूं कि इन दोनों तर्कों को वाजिब ठहराते हुए अगर पूर्वांचली को भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बनाती है, चुनती है, तो भाजपा को दूरगामी दृष्टि से दिल्ली की राजनीति में बहुत फायदा होगा। तो मुख्यमंत्री दिल्ली का बनना है। अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने वाले हैं। मुझे नहीं लगता कि बिहार ये बिहार का फैक्टर इसमें काम करेगा या ईस्टर्न यूपी का फैक्टर काम करेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। दिल्ली की राजनीति को अगर पुख्ता करना है, इसमें अगर निरंतर मजबूत चेहरे पर दांव लगाएगी या रिलेटिवली अननोन चेहरे? देखिए, भाजपा के पास तो कोई मजबूत चेहरा है ही नहीं। क्यों? प्रवेश वर्मा है? नहीं, मैं उनको मजबूत, उन्होंने एक बड़ा चुनाव जीत लिया। उनको अभी कुछ दिन पहले लोकसभा चुनाव में इसलिए टिकट नहीं दिया गया था कि सर्वे में बताया गया था कि वो चुनाव हार जाएंगे, इसी टिकट वो अब उन्होंने अरविंद केजरीवाल को हरा दिया है, इसलिए उनको मजबूत चेहरा कहा जा रहा है। लेकिन जिसको कहते हैं नेतृत्वकारी शक्ति का चेहरा, जिसके जो एक मंच से खड़े होकर 27 साल का बनवास रहा है, वहां पर कोई
ये तो मालूम ही नहीं, बस इतना ही है कि भाई कोई पार्षद भी रहा है, अब रेखा गुप्ता पार्षद देखिए, रही है दिल्ली 3 की बार, राजनीति में पर भाजपा के मेयर पास कभी नहीं बन पाई। दिल्ली की राजनीति में भाजपा के पास अंतिम मजबूत चेहरा हर्षवर्धन थे, जो भाजपा की राजनीति द्वारा ही समाप्त कर दिए गए। कमजोर कर दिया गया। उस चेहरे को बीजेपी ने कमजोर कर दिया। इसके बाद से क्योंकि उनके नेतृत्व में कितनी 31 से 32 सीटें आई थी। 31, हाँ 31 सीटें आई थी उनके नेतृत्व में, जो कोई बुरी उपलब्धि नहीं थी उनके नेतृत्व में। अच्छा, केंद्रीय मंत्री भी रहे, सब कुछ था। तो मेरा कहना यह है कि अगर वो पूर्वांचली को बनाए, चेहरा जाना पहचाना हो या अनजान चेहरा हो, कैसा हो, तो उनको दूरगामी दृष्टि से लाभ हो सकता है। लेकिन बाकी दोनों दृष्टियां जो पेश की गई हैं वो नहीं, इसमें विजेंद्र गुप्ता जो लगातार जीतते भी आए, चाहे बीजेपी 3 सीटों पर भी सिमट गई, या सतीश उपाध्याय पुराने प्रदेश अध्यक्ष, ऐसे चेहरों पर भी क्या दांव लगाया जा सकता है? इनकी चर्चा कम हो रही है। दांव तो किसी के तजर्बे की जो आप बात कर रहे थे वो थोड़ा सा उनको तजर्बा है। हाँ, मेरा कहना है दांव तो किसी के ऊपर भी लगाया जा सकता है। जो गुप्ता जी हैं वो विपक्ष के नेता भी रहे हैं पहली बार में वहाँ पर, और उन्हें काफ़ी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा था विपक्ष के नेता के तौर पर। उन्होंने संघर्ष भी काफ़ी किया। वो सब बातें अपनी जगह पे हैं विजेंद्र गुप्ता, लेकिन ये देखना पड़ेगा उनको कि किसी व्यक्ति को बनाने के जो लाभ हैं वो लाभ कितने हो सकते हैं। एक व्यक्ति बनता है तो वो कितने बड़े समुदाय को प्रभावित कर सकता है, ये सब देखना पड़ेगा। आप बड़े चेहरे की बात करते हैं बार बार। महान योद्धा थे बाली, और बाली के सामने जाके कभी कोई युद्ध नहीं लड़ा, क्योंकि उनकी आधी शक्ति सामने बाली के पास चली जाती थी। भगवान राम भी जब बाली का वध किए तो पेड़ के ओट में जाके वध किए। भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी और अमित शाह से ज्यादा ताकतवर कौन हो सकता है? तो इसलिए बड़ा चेहरा क्या होता है? कुछ नहीं होता। तो जो भी बनेगा उसको बड़ा चेहरा बनाना है या उसको समतल चेहरा बना के रखना है, ये केंद्रीय नेता तो तय करेगा। इसलिए हम बड़े चेहरे की बात ना करें, क्योंकि पूरा ब्लूप्रिंट ऊपर से बन के आएगा। और मुझे एक चीज जो हम लोग अभी उस दिन चर्चा कर रहे थे संदीप भाई, अभी मुझे एक जानकारी मिली कि अपने जो एलजी है दिल्ली के, उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है और मुझे नहीं लगता कि उनको एक्सटेंशन मिलेगा। दूसरी जानकारी मुझे ये भी मिली कि यमुना सफाई को लेकर उनको पीएमओ से कोई निर्देश नहीं मिला था। उन्होंने अपने से अपना नंबर बढ़ाने के लिए वहां मशीन उतार दी। विनय और अभिनय हमने कार्यक्रम किया। इसलिए ये कहना कि अब जो बनेगा, तो आप सोचिएगा कि दिल्ली में नया मुख्यमंत्री होगा और दिल्ली में नया एलजी भी आने वाला है। तो इसलिए जो भी बनेगा समन्वय, तो एलजी और मुख्यमंत्री के समन्वय के रूप में आप देखिए, और दोनों सेंट्रल लीडरशिप के नेतृत्व में काम। और अब 48 में से 45 विधायक पहुंच गए हैं, तो किसी भी वक्त अब बैठक बीजेपी विधायक दल की शुरू होने वाली है। और इस बात की तस्दीक हम लगातार कर रहे थे कि अभी बैठक शुरू नहीं हुई है, अभी बैठक शुरू होगी तो अभी फैसला सुनाने में, और वो फैसला ही सुनाया जा रहा है, ये बात तो तय है। ऊपर से जो नाम आया है बस उसका औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। अभी उसमें थोड़ा वक्त अभी बाकी है। अब आपको जोड़ना चाह रहे हैं? मैं जोड़ना चाहता था कि एलजी साहब जिनका कार्यकाल खत्म होने वाला है, उन्हें एक खास तरह का, मेरा अपना मत है ये, उन्हें एक खास तरह का मैंडेट देकर यहाँ भेजा गया था। हमने दिल्ली में और दूसरे लेफ्टिनेंट गवर्नर्स को भी देखा है, जो अरविंद केजरीवाल के साथ भी कम से कम 2 लेफ्टिनेंट गवर्नर ने काम किया। नजीब जंग ने काम किया, उसके बाद दूसरे, क्या नाम भूल रहा हूँ उनका, हाँ, उन्होंने काम किया। तो वो एक खास मैंडेट देके भेजा गया था, और उस मैंडेट में उन्होंने बहुत कामयाबी के साथ उसको अंजाम दिया, उस मैंडेट को। और मैं मैंडेट क्या है उसकी कभी अलग से आप प्रोग्राम कर सकते हैं। वो करेंगे। पर अभी तो आज की जो कौन बनेगा मुख्यमंत्री दिबांग, ये एबीपी न्यूज का सबसे पुराना कार्यक्रम भी है, फ्लैगशिप कार्यक्रम भी था, 21 साल पुराना कार्यक्रम है। ये सवाल भी बहुत पुराना हो रहा है, 11 दिन से सवाल पूछा जा रहा है। इस सवाल की जड़ में मतलब क्या क्या चीजें होंगी जिन्हें देखकर बीजेपी कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इस सवाल को तय कर रही है। मैं नाम की बात ही नहीं कर रहा, वो नाम की तो ये ऐसे नाम चले कि वो आगे निकल गया, वो पीछे रह गया, वो तीसरे नंबर पर, जैसे कोई 800 मीटर की या 2000 मीटर की दौड़ चल रही है, ऐसा बना दिया था हमने माहौल। अभी भी बना रखा है कुछ लोगों ने। ये जो नाम पूछ रहे हैं आप, बड़ा विश्वास हम लोगों को कर रहे हैं। बहुत बहुत नहीं, नाम नहीं पूछ रहा हूं, क्या क्या फैक्टर्स क्या होंगे, किन फैक्टर्स को देख रहे हैं? कैलाश गहलोत क्या बोल रहे हैं पहले सुनते हैं। वो आप प्लीज थोड़ा वेट कीजिए उसके लिए। आज तक का बस 2 मिनट की लगा आ जाए। आप जाने दीजिए प्लीज। जाने दो। पर ये रिपोर्टर्स के लिए भी ना बहुत ही
मुश्किल काम हो जाता है। सबको पता है कोई जवाब नहीं देगा, पर वही सवाल सबसे पूछे जा रहे हैं। 48 लोग आएंगे, 48 विधायक, साथ में 7 सांसद आएंगे और नेता आएंगे, कुल मिलाकर 65-70 आदमियों से वही 3 सवाल। हाँ बिल्कुल, मतलब ये तो काम करना ही है, हम लोगों ने भी ये काम किया है बिल्कुल। और ऐसे मौके पे और आप कर ही क्या सकते हैं। हाँ। और पर वो फैक्टर्स क्या हैं, किन चीजों पर ध्यान रखेगी बीजेपी? ये अहम, दिल्ली 27 साल का वनवास है दिमाग, हाँ। जो खत्म हुआ है। हाँ, पर अगर आप बीजेपी को देखिए, जिस तरह से बीजेपी काम कर रही है, तो कौन से फैक्टर्स, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा पैटर्न निकल कर आता नहीं है, क्योंकि बीजेपी में जो अपनी एक खींचतान चल रही है उसकी भी एक वजह है, पर बहुत महत्वपूर्ण है ये दिल्ली में इनकी जीत, क्योंकि इसके लिए उन्होंने बड़ी मेहनत की। तो मेरे ख्याल से कोई ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा दबंग किस्म के ना हो, ऐसे होंगे जो जिनकी परवेश वर्मा कट जाते हैं आपकी किताब में। मैं किसी का नाम नहीं काट रहा हूँ, मैं चलिए, मेरा आकलन है। और जो बिल्कुल दबंग ना हो, इसलिए कि ऐसा ना हो कि वो इंडिपेंडेंटली काम करने लगे। दिल्ली जो बीजेपी में जो एक व्यवस्था बनी हुई है, पावर स्ट्रक्चर है, उसको रैटल न वो बालिका पर उदाहरण दिया, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जिस पार्टी के शीर्ष पर हों, बाकी कौन क्या दबंगई करेगा, आधी ताकत तो वो वैसे ही ले लेंगे। हाँ, उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री जो आप योगी आदित्यनाथ खड़े हो जाते हैं। तो कोई ऐसे ना हो, साफ छवि हो और दिल्ली में काम करते हुए दिखाई दें। मेरे ख्याल से वो जिसको भी मौका मिलेगा वो करेंगे। बहुत मुश्किल है। आप महिला फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट होगा? महिला लगातार बीजेपी के लिए ब्रह्मास्त्र साबित हुई है। हाँ। बीजेपी का कोर वोट बैंक बन गई है। दिल्ली में एक पुराना अतीत भी है, एक इतिहास है कि यहाँ मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री अच्छा काम करती दिखाई देती हैं। हाँ। अब आपकी बात से लग रहा है कि रेखा गुप्ता बन जाएंगी। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, नहीं, मैं बता रहा हूँ, जैसे आप हिसाब लगा रहे थे वैसे मैं हिसाब लगा रहा हूँ। दलित की नहीं कह रहा हूँ, दलित फैक्टर कितना बड़ा फैक्टर है? हाँ, दलित फैक्टर मैं अगर कहूं तो मुझे लगता है महिला फैक्टर और दलित फैक्टर को बीजेपी इग्नोर नहीं करेगी। इनमें से किसे ज्यादा प्राथमिकता देगी वो उनका काम है। पर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि दिल्ली तो एक आधा राज्य है, बड़े बड़े राज्यों के मुख्यमंत्री बने हैं अभी, है ना? और ऐसा नहीं है कि 1 या 2 ही बने हैं, 16-17 मुख्यमंत्री बन गए। तो अगर यही फैक्टर गिने जाते तो 12वें पे, 13वें पे, 14वें पे, 15वें पे, 16वें पे भी ये क्लेवर राजनीति भी करती दिखाई देगी कि कौसा स्टेट है, जैसा आपने कहा, आधा अधूरा राज्य है। हाँ। कि वहां पर दलित को बिठा भी दो, आरक्षण को लेकर, जातिगत जनगणना को लेकर जो एक नैरेटिव बन रहा है, वो कहेंगे देखो हम बना सकते हैं, और दूसरों के गिनवाएंगे कि भाई बताओ आपका कौन है, हमारा तो यहाँ है। मुझे नहीं लगता, मैसेजिंग की बात, हाँ, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी की जो प्रेजेंट लीडरशिप है वो इस तरह की मैसेजिंग में विश्वास रखती है। और अगर आप देखें जो पहले दौर में इन्होंने मुख्यमंत्री बनाए, उसमें तो बिल्कुल इस तरह की मैसेजिंग का हिसाब लगाने वालों को, एक बार कोशिश की थी, बंगारू लक्ष्मण को बनाया, वो उल्टा चल गया था, उल्टा पड़ा था। मैसेजिंग तो करने की कोशिश करती रही है बीजेपी। नहीं, वो मैं प्रेजेंट लीडरशिप की बात कर रहा हूँ। बंगारू लक्ष्मण को प्रेजेंट लीडरशिप ने नहीं बनाया था। हाँ, बिल्कुल। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो प्रेजेंट लीडरशिप है वो बहुत ज्यादा मैसेजिंग में विश्वास नहीं करती है। और क्या आपको लगता है दलित फैक्टर को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए? एक मिनट बात कर, जो पहले राउंड में जो उन्होंने मुख्यमंत्री बनाए, जो इनके पहले टर्म में, वो उससे साफ है कि उन लोग मैसेजिंग में विश्वास नहीं करते हैं। और दूसरी बात यह है कि अब जो थोड़ी सी हवा कम होती हुई दिखाई दी थी, वो पूरी भर गई है। हरियाणा के बाद, महाराष्ट्र के बाद, दिल्ली के बाद, और वो गति जो स्पीड कम हुई थी, स्पीड ब्रेकर गड्ढा भी आ गया था, तो फिर वो मौका है जब फिर से एक्सप्रेसवे पर दौड़ रहे हैं। फिर वो दौर है जिसमें इतना मैसेजिंग पे विश्वास नहीं होगा, मुझे ये लगता है। कोई मैसेजिंग नहीं होने वाली है, या दलित फैक्टर को नजरअंदाज नहीं करेंगे? क्यों नहीं करते मैसेज? आप 2023 के चुनाव देखिए, तीनों राज्यों के मैसेज किया। ओबीसी को रिप्लेस करके ओबीसी को ले आए मध्य प्रदेश में, सवर्ण को रिप्लेस करके सवर्ण को ले आए राजस्थान में। हाँ, छत्तीसगढ़ में जरूर उन्होंने दलित वो आदिवासी चेहरा दिया। हाँ। तो इस बार जो लोकसभा चुनाव में इनके सामने सबसे बड़ी जो चुनौती आई, वो थी राहुल गांधी के हाथ में लिया गया संविधान की पुस्तक। और उस पुस्तक को काउंटर करने के लिए दिल्ली में ये प्रयोग भाजपा कर सकती है, और उससे एक पूरे देश में, दिल्ली में देखिए, दिल्ली में यदि आप एमसीडी का चुनाव भी जीतते हैं तो उसका मैसेज पूरे देश में जाता है। अरविंदर सिंह लवली भी आए हैं, क्या बोल रहे हैं सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी से बड़ा नाराज है। इस बार 3 भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं सिख चुन को लगता है कि एक मैसेज जाना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मैसेज जाना चाहिए, दिल्ली के लोगों का मैसेज जाना चाहिए। दिल्ली के लोगों ने जो 11 साल तकलीफ झेली है
और दिल्ली जिस बेहाले वाले तरीके में है, दिल्ली का जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड हो गया है, उसको ठीक करने का मैसेज जाना चाहिए। वही भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। ये माना जाए कि आप मुख्यमंत्री की रेस में हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं किसी रेस में नहीं हूँ। क्या मिनिस्ट्रियल पद मिल सकता है? वही सवाल और वही जवाब मिलते हुए, और मैं रेस में नहीं हूं। नहीं, पर ये जवाब नहीं, वो कह रहे हैं कि 11 साल से, क्योंकि 15 इंच में इनके अपने भी थे, तो कांग्रेस से इधर आए हैं, तो जो शुरुआत से जो बीजेपी में रहे वो पिछले 27 साल का रोना रो रहे होंगे। नहीं, रेस में अब ये रेस में नहीं है। कांग्रेस में रेस में थे, वो रेस के चक्कर में ही शीला दीक्षित कमजोर की गई, जो अजय माकन और साथ में अरविंदर सिंह लवली, ये सब लोग घेराबंदी में जो लगे थे, वहां पर अच्छी खासी जो गाड़ी चल रही थी वो डिरेल हुई। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं राकेश भाई? बिल्कुल सही है। अब यहां पर बीजेपी में आकर दूसरी बार आए हैं ये बीजेपी में। अरविंदर सिंह बीच में आए थे, फिर वापस चले गए। फिर आए। एक चीज बड़ा अच्छा है, 48 विधायकों में जो दूसरे दलों से आए हुए लोग हैं वो ये मान के चल रहे हैं कि मैं रेस में नहीं हूं। उसमें चाहे कैलाश गहलोत जी हो, चाहे अरविंदर सिंह लवली जी हो। हाँ, सिरसा अपना नाम चलवा जरूर रहे हैं, लेकिन सिरसा को भी पता है कि वो मुख्यमंत्री 2021 में ही तो आए शिरोमणि अकाली दल, वो भी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तो इसलिए ये नाम चलवाना एक अलग विषय है। और एसजीपीसी को लेकर कुछ आरोप भी हैं, आरोप है उनके ऊपर, लेकिन उनके ऊपर इसलिए भी नहीं लिया जाएगा क्योंकि अकाली से लेके आए और अकाली खत्म खेल जैसा है। और अकालियों का पंजाब में यदि अकाली से जुड़े हुए किसी व्यक्ति को आप दिल्ली का सीएम बनाते हैं तो मुझे लगता है पैर रखने से पहले ही आपकी जमीन फिर से सुखबीर बादल के बेटे का अभी ब्याह हुआ तो उसमें बीजेपी के बहुत नेता गए, फिर से थोड़ा बहुत। देखिए, शादी रिश्तों की बात अलग है, लेकिन उसमें भी थोड़ी मैसेज। लेकिन संदीप भाई, यदि आप अकाली दल से आए हुए व्यक्ति को दिल्ली की कमान देते हैं तो मेरा मानना है कि पंजाब में कदम रखने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी की जमीन कमजोर हो जाएगी। इसलिए भाजपा कांग्रेस से आए हुए हेमंत बिस्वा शर्मा को बनाया ना मुख्यमंत्री। देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा और इनमें दोनों में अंतर है। हेमंत बिस्वा शर्मा आज पूर्वोत्तर के एक बड़े लीडर हैं और आज भारतीय जनता पार्टी को पूर्वोत्तर के जिन राज्यों में भी फायदा मिल रहा है उसमें आप हेमंत बिस्वा शर्मा को माइनस करके नहीं चल सकते। तो इसलिए इन दोनों की तुलना हम नहीं कर सकते हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा और सिरसा दोनों अलग अलग चीजें हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ इनका कोई तालमेल नहीं किया जा सकता। अंकित, आप अब वो लगातार तमाम जो विधायक आ रहे हैं उनसे बातचीत भी कर रहे हैं, सवाल भी कर रहे हैं। एक और ये बहुत घिसा पिटा सवाल है पर मैं पूछने पर मजबूर हूं, बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है? बॉडी लैंग्वेज से कुछ अंदाजा मिला है विधायकों की? अब जैसे अभी राकेश कह रहे थे कि जो बाहर से आए हुए हैं, जो आम आदमी पार्टी छोड़कर आए या कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हुए हैं, वो कह रहे हैं हम रेस में नहीं है, बाकी कह रहे हैं भाई देखिए जो फैसला होगा कबूल होगा। कुछ उससे सेंस मिल पा रही है? संदीप जी, अगर मैं एक शब्द में आपके सवाल का जवाब दूं ना, बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है? क्लूलेस। जी हाँ, किसी को कुछ नहीं पता और ये उनको भी अंदाजा है, इसी वजह से वो कुछ कहना नहीं चाहते और इसी वजह से वो बात जो अगर जब सवाल पूछा गया तो कुछ तो बोलेंगे। अब कुछ बोलना है तो अभी जल्दी ये हो जाएगा, बीजेपी का कार्यकर्ता होगा, बीजेपी का विधायक होगा, 15 मिनट में हो जाएगा, आधे घंटे में हो जाएगा, ये जवाब है क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं है। सही मायने में बहुत सारी चर्चाएं जरूर चल रही हैं, मीडिया में भी हम लोग कर रहे हैं कि संभावनाएं क्या हो सकती हैं, क्या क्या वो फैक्टर्स हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग चर्चा कर रहे हैं नाम को लेकर के तो वो फैक्टर्स बता रहे हैं कि क्यों अगर जो है पवन शर्मा के नाम पर चर्चा हो रही है तो क्यों, तो इसके अलावा अगर प्रवेश वर्मा के नाम पर चर्चा हो रही है या फिर रेखा गुप्ता, विजयन गुप्ता, सतीश उपाध्याय, अगर किसी के नाम पर भी चर्चा हो रही है तो क्यों हो रही है। लेकिन यकीन मानिए यहाँ जो नेता आ रहे हैं वो शायद जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं ना, वो शायद उसके बारे में भी उनको बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है। इसी वजह से बेहतर यही है कि आप ये कह दो कि जल्दी नाम ऐलान हो जाएगा। ठीक है, मेरे से एक और सहयोगी नीरज शेखर, जहां पर विधायक दल की बैठक हो रही है बीजेपी दिल्ली, नीरज पांडे अंदर ही मौजूद हैं। और नीरज, आप अंदर ही पहुंच गए हैं, अंदर क्या कुछ हो रहा है और कितनी देर में विधायक दल की बैठक शुरू होने वाली है? देखिए, विधायक दल की बैठक में अभी 10 से 15 मिनट का समय और लगेगा संदीप, क्योंकि जो विधायकों को बुलाया गया है उनको एक हॉल में बैठाया जा रहा है, जो पीसी हॉल है बीजेपी का, उसमें बैठाया जा रहा है। लेकिन अभी भी पर्यवेक्षक जो है वो भाजपा कार्यालय में जो अध्यक्ष का कमरा है उस कमरे में बैठे हुए हैं। तो
जब तक पर्यवेक्षक उस कमरे से निकलकर विधायक दल की जो बैठक वाला हॉल है यानी पीसी हॉल में नहीं जाएंगे, तब तक ये बैठक शुरू नहीं होगी, क्योंकि अभी विधायकों के आने का सिलसिला जारी है। कई अभी ऐसे चेहरे हैं जिनको आना अभी बाकी है, लेकिन बहुत सारे लोग आ चुके हैं जो बारी बारी से आते हैं और उसके बाद पहले प्रदेश अध्यक्ष के कमरे में जाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष के कमरे में जाकर पर्यवेक्षकों से मिलते हैं और उनसे मिलने के बाद फिर उस पीसी अब हॉल में इसमें एक चीज बताइए, हम लगातार ये भी दिखा रहे हैं नीरज कि वहां पर सांसद बिसातों के साथों से लगभग मुझे दिख गए हैं, वहां पहुंच गए हैं, विधायक दल की ही बैठक होगी। एक तस्वीर ये उभर रही है, चेहरों को तो लेकर ये पतंगबाजी हो रही है, मैं उसमें जाना नहीं चाहूंगा। एक तस्वीर ये उभरती दिखाई दे रही है कि भाई 48 विधायकों में से ही कोई मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन सांसदों का भी वहां होना कोई सरप्राइज एलिमेंट भी आ सकता है क्या नीरज? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से सरप्राइज देने में माहिर मानी जाती है। संदीप, आप भी जानते हैं कई बार ऐसे मौके आए कि नॉन विधायकों को भी मुख्यमंत्री बनाया गया है। सबसे बड़ा उदाहरण है 2017 में, जब लंबे समय बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार में लौटी तो 3 जो प्रमुख चेहरे थे तीनों नॉन एमएलए थे, यानी योगी आदित्यनाथ उस समय गोरखपुर के सांसद थे, केशव प्रसाद मौर्य फूलपुर के सांसद थे और खुद दिनेश शर्मा जब डिप्टी सीएम बनाए गए थे तो वो भी सांसद नहीं थे, वो भी विधायक नहीं थे। तो कहने का मतलब ये है कि कई बार ऐसे सिचुएशन आती है और जहां पर लंबे समय बाद सरकार में पार्टी आती है वहां पे कोशिश उनकी ये होती है कि कुछ अलग दिया जाए, एक्सपीरियंस लोगों को। नहीं, सांसदों का वहां होना महज औपचारिकता मानी जाए या इसमें कोई संदेश भी छिपा हो सकता है? मेरा सवाल ये है। देखिए संदीप, बिल्कुल ये महज औपचारिकता नहीं है, ये एक संदेश है, क्योंकि दिल्ली के विधानसभा चुनाव जीतने में सिर्फ विधायक जो जीते हैं उन्हीं का रोल नहीं है, बल्कि उन सांसदों का भी रोल है, क्योंकि सबने अपने अपने क्षेत्र में विधायकों को जिताने में अहम भूमिका अदा की और जिता कर ले आए। तो ऐसे में सांसदों को बुलाकर तो मतलब 48 चेहरों में से चेहरा नहीं चुना जाएगा, अगर मैं कहूं 55 चेहरों में से एक चेहरा चुना जाएगा, तो गलत है क्या? बिल्कुल गलत नहीं है संदीप, आपने बिल्कुल सही शब्द का इस्तेमाल किया है कि 48 में नहीं बल्कि 55 चेहरों में से एक चेहरा चुना जाएगा, क्योंकि 7 सांसदों की मौजूदगी, और सिर्फ 7 सांसदों की मौजूदगी नहीं, वहां प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे, एक तो और प्रमुख नेता हैं वो भी मौजूद रहेंगे। तो माना जाए करीब करीब 55 से 60 चेहरों के बीच में एक चेहरा चुना जाएगा। जी संदीप, तो ये गेम इज वाइड ओपन, मतलब अभी ऐसा नहीं है ये 48 तक ही सीमित है। अब देखिए, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की अगर नेतृत्वकारी स्थिति के हिसाब से आप गौर करें पार्टी में, तो पार्टी में ऐसा कोई भी चेहरा, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जिसको माना जा सके कि वो दिल्ली भाजपा का लीडर है। जैसे कि तो वो एक ऐसी स्थिति है जो पूरे मामले को और भी ज्यादा खोल देती है। कोई किसी को भी बनाया जा सकता है। अब हम लोग इस तरह के तर्क सोचते हैं कि अगर किसी सांसद को बना दिया तो 2 चुनाव कराने पड़ेंगे, एक तो सांसद की जगह सांसद का चुनाव कराना पड़ेगा और उस सांसद को फिर विधायक चुनवाना पड़ेगा। तो ये आला कमान झंझट में क्यों पड़ेगा? वो केंद्र में गठजोड़ सरकार चला रहा है, उसके पास पहले से ही सांसद कम है, कोई सांसदों की इफरात 240 सांसद हैं। हाँ, ऐसे में मुझे नहीं लगता इफरात तो नहीं सांसदों पार्टी रिस्क लेगी। और दूसरा, उपचुनाव में जो अभी तक का नतीजा है, लातूर देख लीजिए, तो उपचुनाव को लेके भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई अच्छे सगुन नहीं है। उपचुनाव जो है विधानसभा का, भले ही भारतीय जनता पार्टी मतलब यूपी में जीत भी गए हो तो सारे घोड़े विधानसभा भले ही जीते हो, लेकिन लोकसभा उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी अभी नहीं जीती है। ऐसे मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी किसी सांसद को बनाने का रिस्क लेगी। नहीं, जो शुक्ला जी तर्क दे रहे हैं, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं। ये सारे तर्क जो है हमें सही लगते हैं। देखिए, अभी तक हमने लेकिन तर्कों के आधार पर काम सारे नहीं तर्क सही करती है ना, लगते हैं, लेकिन क्या तर्कों के आधार पर काम होगा? वो नरेंद्र मोदी किस तरह सोच रहे हैं, अमित शाह किस तरह सोच रहे हैं, दिल्ली का भविष्य। अब देखिए, नया लेफ्टिनेंट गवर्नर आएगा, नए उपराज्यपाल आएंगे, तो अभी मुख्यमंत्री नया चुना जा रहा है, तो उस मुख्यमंत्री को नहीं, वो भी आप ये क्यों मान रहे हैं कि नया ही आएगा? विनय कुमार सक्सेना, विनय से हो सकता है सक्सेना साहब का ही नवीकरण हो जाए, ये भी हो सकता है। हाँ। मैं ये कह रहा हूं, जो भी मुख्यमंत्री चुना जाएगा उसे उपराज्यपाल के साथ मिलकर चलना पड़ेगा। भाई, वो जो उपराज्यपाल है वो दरअसल दिल्ली में सरकार है कानूनी रूप से। खुद केंद्र सरकार ने ये नियम बनाया है, कानून बनाया है, दिल्ली सर्विसेज एक्ट है। क्योंकि गवर्नमेंट कौन है? गवर्नमेंट तो उपराज्यपाल है, और जो मुख्यमंत्री होगा उस मुख्यमंत्री की क्या हैसियत होगी? क्या उपराज्यपाल से, पहले के मुख्यमंत्री से उसकी हैसियत बेहतर होगी? कोई नहीं कह सकता। आदेश, जो नीरज कह रहे हैं वहां पर सांसदों का भी होना, क्या गेम अभी पूरा खुला हुआ है या वो 48 में से ही चेहरा ढूंढेंगी? जो राकेश भाई यहां पर कह रहे हैं कि किसी सांसद को मुख्यमंत्री बनाने का जोखिम अभी बीजेपी नहीं उठाएगी।
मैं सहमत हूँ राकेश जी की बात से, क्योंकि 240 की बीजेपी है, 303 की बीजेपी नहीं है, और मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कदम उठाया जाएगा। सांसदों का वहाँ होना इसलिए जरूरी है कि 7 सांसद बीजेपी के पास है, और क्योंकि दिल्ली में सरकार आई है लगभग 26 साल के बाद, तो एक सेलिब्रेशन का मोड है बीजेपी के लिए ये। और जो आप लोग बात कर रहे हैं कि कौन होगा, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अपने यहाँ ट्रक के पीछे लिखा होता है ना कि दूल्हा वही जो पियामन भाई, दुल्हन वही जो पियामन भाई, तो यहाँ ना जो प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह चाहेंगे वही होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जो अंदर पर्यवेक्षक बैठे हुए ना, उनके पास अभी पर्ची नहीं आई है, इसीलिए बैठक स्टार्ट नहीं हो रही है। दूसरा, आपने एक जिक्र किया दलित का कि दलित मुख्यमंत्री हो सकता है क्या? संदीप जी, मुझे इसलिए लगता है दलित मुख्यमंत्री हो सकता है क्योंकि बीजेपी का जो ज्यादा फोकस है ना वो दलित पे रहता नहीं है। कांग्रेस पार्टी या मायावती, रामविलास पासवान की पार्टी, तमिलनाडु में डीएमके, क्षेत्रीय पार्टी और कांग्रेस पार्टी की राजनीति दलित वोट बैंक के आसपास घूमती है। और आपने देखा होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में संविधान के मुद्दे ने बीजेपी को बड़ा सेटबैक दिया था। ये इतना सेटबैक दिया कि उन्होंने मायावती को भी छोड़ दिया और वो साथ गए इंडिया अलायंस के। वो अलग बात है कि उसके बाद राज्यों में स्थिति बदल गई। तो दलित मुख्यमंत्री की स्थिति मुझे ज्यादा नजर नहीं आती, क्योंकि बीजेपी अपने कोर वोटर को टारगेट करेगी और अपने काडर के बंदे को टारगेट करेगी, क्योंकि उसकी एक स्टाइल है। ये जो स्टाइल है ये सालों पहले मैंने पढ़ा है कि इंदिरा गांधी भी ऐसे ही मुख्यमंत्री चुनती थी, जिस तरीके से आज नरेंद्र मोदी चुनते हैं। लीडर ये लोग बनाते हैं, क्योंकि इनकी एक समस्या क्या है कि वोट आता है प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे, और उसके बाद ये जिसको बनाते हैं वो फिर उनके हिसाब से वो काम करता है। तो जिसके भी सिर पे ये मुकुट रख देंगे वो रामलीला में राम बन जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये यहाँ कोई फैक्टर नहीं है, सिर्फ एक ही फैक्टर है, नरेंद्र मोदी फैक्टर और अमित शाह फैक्टर, जो आज यहाँ पे काम करेगा दिल्ली के मुख्यमंत्री को चुनने में। और इसी में आपके आने से पहले हम चर्चा कर रहे थे दिबान कि आज की तारीख में ये तो साधारण सी एक बात है कि भाई प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह करेंगे तय, पर अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच भी एक संघर्ष चल रहा है। आने वाले वक्त में बीजेपी किसके हाथ में होगी, जब भी वो वक्त आए। तो ऐसे में देवेंद्र फडणवीस, जो कोई ऐसे आंखों का तारा दुलारा अमित शाह के नहीं है, उनका मुख्यमंत्री बन जाना, और योगी आदित्यनाथ के साथ ये संघर्ष। परवेश वर्मा को माना जाता है कि वो अमित शाह की पसंद है, तो परवेश वर्मा बनते हैं या कोई और बनता है, इसको इस चश्मे से भी देखा जाएगा, आंका जाएगा क्या राजनीतिक गलियारों में? अब आप मुझे वहाँ ठेल रहे हैं, मैं वहाँ जाना नहीं चाहता हूँ, पर अनचाहे हुए मैं जा रहा हूँ आपके दबाव में। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, जिस तरीके से प्रवेश वर्मा मिलने गए तुरंत अपनी जीत के बाद, जबकि कोई अपॉइंटमेंट भी नहीं था, कोई अपॉइंटमेंट नहीं थी गृह मंत्री जी से, जिस तरह से जीत के बाद उन्होंने कहा, इसको प्रधानमंत्री मोदी की जीत लगातार बताया, जो वो पहले नहीं कर रहे थे, और जिस तरह से उनका परिवार सामने आया, तो एक मैसेजिंग तब लग रही थी। पर जो अखबारों में आ रहा है उससे लग रहा है कि बीच पहले 2-3 दिन बड़ा उत्साह दिखा, उसके बाद फिर थोड़ी शांति चली गई। तो जैसा आप पूछ रहे हैं वैसे ही मैंने 3-4 बीजेपी के जो बड़े पत्रकार हैं जो इस समय वहाँ मौजूद भी हैं, उनसे फ़ोन करके पूछा। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर जो उन्होंने नाम बताए वो मैं पढ़ देता हूँ। एक ने बताया कि कर्नल सिंह 99% है, कर्नल सिंह सैनी जी, ये शकूर बस्ती से विधायक हैं, 20,998 वोट से जीते, और बीजेपी के मंदिर प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं और पहली बार विधायक बने। सबसे अमीर विधायक है, 259 करोड़ की संपत्ति, 265 करोड़ की संपत्ति है। ओबामा तक के चुनाव प्रचार को इन्होंने पैसा दिया, अमेरिका में इनका बहुत बिजनेस है, सनातन धर्म का सेवक बताते हैं खुद जी। बाकी जो दूसरा नाम मुझे बताया वो आशीष सूद पुराने चेहरा हैं, पंजाबी चेहरा, दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। हाँ, नड्डा साहब और धर्मेंद्र प्रधान के काफी करीबी माने जाते हैं, तो उस ग्रुप में। तीसरा नाम जो मुझे बताया वो आर के भाटिया साहब जो हैं वो उनका भी काफी जोर बताया जाता है। फिर मुझे बताया गया रेखा गुप्ता, आर के भाटिया आदर्श नगर से, रेखा गुप्ता कि भाई डूसू प्रेसिडेंट रही और एक पार्षद रही हैं। तो मेरे को ये नाम बताए गए, स्टूडियो आते आते मैंने कहा सारे नाम खारिज कर दिए। मैंने कहा आपके आने से पहले मैं कह रहा था 48 में से 41 आदमी को तो किसी न किसी तरीके से हम मुख्यमंत्री बना चुके। हाँ, तो मेरे ख्याल से आपके डिस्कशन में भी 10 एक नाम तो आ ही चुके हैं। तो मुझे लगता है कि
एक ये बात देखिए साफ है, जो मैं बात पहले कह रहा था कि कोई ऐसी बड़ी आप जो मैसेजिंग सोचने की, आप इसको लॉजिकली सोच रहे हैं कि भाई किस तरह की मैसेजिंग हो सकती है, मुझे नहीं लगता कि बहुत किसी भी तरह की मैसेजिंग होगी। इनको जो चुनना है वो ये चुनेंगे। देखिए इसी ठसके से काम करते हैं प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह, ये इनके काम करने का स्टाइल है जो हम जानते हैं। आप लोग हिसाब लगाते रहिए और बड़ा लॉजिकल बन जाइए कि नहीं साहब महिला नहीं बनी है, दलित नहीं बन, दलित को मैसेजिंग करनी है, इस पर आपने भी चर्चा की होगी। मुझे लगता है कि सभी निगाहें बिहार पर हैं। हाँ। और सभी निगाहें अगर बिहार पर हैं, बिहार का बड़ा चुनाव है, महत्वपूर्ण चुनाव है, इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जेडीयू इस समय बड़ी कमज़ोर हालत में है, उनके नेता बहुत कमज़ोर हालत में है, उनकी तबीयत उतनी ठीक नहीं है, तो एक बहुत बड़ा एक और दिलचस्प खबर आ रही है, मैं थोड़ा इसमें भी इसकी तफसील में जाना चाहूंगा। पर्यवेक्षक हर विधायक से अलग अलग मिल रहे हैं। अब सूत्र फिर से कहने लगे कि सबसे आगे चल रही है रेखा गुप्ता। अब ये पता नहीं कौन सा कोई वोट की काउंटिंग हो रही है कि सबसे आगे कैसे चल रही हैं, ये मेरी समझ से थोड़ा परे है। ये अगर आपने तब रिपोर्टिंग की हो जब कांग्रेस के विधायक दल का नेता चुना जाता था, तो ये टिपिकल लग रहा है कि वही बातें सुनाई दे रही है कि आप जैसे विधायक आकर पत्रकारों को बता रहे हैं, मैंने पर्यवेक्षक को बताया कि रेखा, और हम जानते हैं कि दिल्ली से नाम तय होके जाता था, बता दिया जाता था, पर ये वहां पर नाटक होता था कि सबसे एक एक करके मिलिए, फिर पहले एक पर्यवेक्षक मिलेगा, फिर दूसरे पर्यवेक्षक मिलेगा, सब एक साथ एक एक करके मिलिए, फिर तय कीजिए। ये जो है ना, ये पुराना खेल है। ठीक है अंकित, यहाँ एक दिलचस्प बात आदेश रावल ने अभी कही थी कि दरअसल शायद लगता है पर्यवेक्षकों के पास भी आला कमान से पर्ची आई नहीं कि किसके नाम की घोषणा करनी है। तभी क्या विधायकों से अलग अलग मिलकर उनसे बातचीत की जा रही है या दरअसल रायशुमारी हो रही है? संदीप जी, यहाँ पर मुझे जो है कुछ अलग लग रहा है, और वो ये है कि संभवतः जो है यहाँ पर पर्यवेक्षकों को नाम बता करके भेजा गया। जब वो यहाँ पर आए हैं तो उनके पास में नाम था, और विधायकों को एक एक करके, क्योंकि भरे हॉल में अगर होता तो फिर वहाँ चर्चा करनी होती कि अच्छा कौन है कौन नहीं पक्ष में, एक एक करके आपने बात कर ली है। अगर किसी को कोई ऐतराज था भी तो आप उसको बंद कमरे में बैठ करके समझा करके कि ये वजह है और इस वजह से। और मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज पांडे भी जुड़ गए हैं, वो अंदर जहां विधायक दल की बैठक हो रही है, सिलसिला चल रहा है, वहीं मौजूद है। नीरज, क्या जानकारी है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं संदीप जी, विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है और इस समय विधायक दल जहां पे सारे विधायक मौजूद हैं उस विधायक हॉल में कैमरा बुलाया गया ताकि फोटो ऑफ कराया जा सके। लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ी खबर यही है कि विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है और इस समय विधायक दल की बैठक के लिए कमरे में पहुंच गए सभी कमरे पहले मौजूद है। सातों सांसद, तो ये अंदर की हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। यहाँ पर पर्यवेक्षक रविशंकर प्रसाद और ओपी धनखड़, साथ में वीरेंद्र सचदेव जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, और इसके साथ ही साथ जो प्रभारी हैं जय पांडा, उनकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। एक और ये खबर आ गई, रेखा गुप्ता होंगी दिल्ली की मुख्यमंत्री। जो हम यहाँ पर एक महिला फैक्टर की भी बात कर रहे थे, तो रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री होंगी। 3 बार की ये पार्षद हैं और ये डूसू की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। शालीमार बाग से 29,595 वोट से ये जीती थी। बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं। मूल रूप से ये हरियाणा के जींद की रहने वाली है। ये दिलचस्प बात है, हरियाणा के हांसी से अरविंद केजरीवाल, हरियाणा के जींद से अब रेखा गुप्ता, और ये 2007 से 2012 उत्तरी पीतमपुरा से पार्षद बनी थी। 2015 से 20 ये विधानसभा चुनाव हारी और शालीमार बाग से पार्षद बनी 2022। एक बार दोनों हाथ उठा के नारा लगा दीजिए। बोले भारत माता की वंदे मातरम, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। सब लोगों को जो कैमरामैन है वो बाहर आए। तो रेखा गुप्ता होंगी दिल्ली की मुख्यमंत्री। विधायक दल की बैठक, यहाँ पर अंदर की तस्वीरें आपको दिखाते हुए और अभिवादन करते हुए एक खबर अब तस्दीक जिसकी होती हुई दिखाई दे रही है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इस सवाल का जवाब मिल गया है और रेखा गुप्ता होंगी मुख्यमंत्री और परवेश वर्मा उप मुख्यमंत्री होंगे। 2 नाम जिनकी सबसे ज्यादा प्रमुखता से चर्चा हो रही थी, लगभग उसी तरफ जाते हुए ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला क्या अपनाया जा रहा है। रेखा गुप्ता
दिल्ली की मुख्यमंत्री और परवेश वर्मा जायंट किलर थे। अरविंद केजरीवाल को हराने वाले परवेश वर्मा उप मुख्यमंत्री होने वाले हैं। तो बॉक्सेस टिक कर रहे हैं क्या? जो महिला आरक्षण कानून था उसको भी यहां पर टिक करते हुए विजेंद्र गुप्ता पुराने विधायक हैं, नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं, इनकी भी चर्चा हो रही थी। ये विधानसभा के स्पीकर होने वाले हैं। तो राकेश, आपकी प्रतिक्रिया इस फैसले पर? तरह से देखा जाए तो रेखा गुप्ता काम्बो हो गई है, वैश्य समाज और महिला। तो महिला मुख्यमंत्री और वैश्य समाज, जो मेरा अपना 17 राज्यों में कोई महिला मुख्यमंत्री कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं है, वो बॉक्स भी टिक हो गया। और वैश्य समाज का भी कोई मुख्यमंत्री नहीं है। और ये माना जा रहा था कि लगातार जीएसटी जैसे तमाम ऐसे उपक्रमों के कारण वैश्य समाज नाराज चल रहा था। हालांकि वो जुड़ा हुआ था लेकिन नाराज था। दिल्ली में इस विधानसभा चुनाव में वैश्य समाज लगातार आम आदमी पार्टी के साथ था, इसके पहले भी था। इस बार थोड़ा सा रुझान उसका भाजपा के साथ आया है। भारतीय जनता पार्टी अपने वैश्य समाज के वोटर को साफ तौर पे मैसेज कर दिए हैं कि भाजपा जो ब्राह्मण बनियों की पार्टी कही जाती थी, उस ब्राह्मण बनियों की पार्टी रहनी चाहिए। और परवेश वर्मा को उप मुख्यमंत्री बनाकर जाटों को भी रीच आउट करने की कोशिश। हरियाणा में जाट नाराज थे, राजस्थान में भी होते दिखे। हालांकि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में जाटों ने बीजेपी को ज्यादा बढ़ चढ़कर समर्थन दिया, तो उनको भी एड्रेस करने की, उनको फिर से अपनी तरफ लाने की भी कोशिश है। इसमें वो नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। देखिए, अगर जाट समाज की हमदर्दी जीतने की कोशिश करनी होती तो मेरे ख्याल से फिर प्रवेश वर्मा को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए था। उप मुख्यमंत्री बनाने से, जो अपने आप में कोई संवैधानिक पद भी नहीं है, वो तो मेरे ख्याल से उससे कोई जाटों को कोई बहुत मन में उनकी गुदगुदी होगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। अगर उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता तो निश्चित रूप से वो एक संदेश होता जिसको आसपास के जितने भी प्रदेश हैं उनके जाट जो है वो अच्छी तरीके से उसको ग्रहण करते। दिबांग, उन्हें पुरस्कार तो ये मिला है, उन्हें पुरस्कार मिला है अरविंद केजरीवाल को हराने का। अरविंद केजरीवाल को चूंकि परास्त किया है, इसलिए उनको पृष्ठभूमि में नहीं डाला जा सकता था या एक महत्वहीन भूमिका में नहीं डाला सकता था। वो पुरस्कार पर अब इसे गाजे बाजे से पेश करेगी बीजेपी की। देखिए, हम महिलाओं को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण, हम महिलाओं को मुख्यमंत्री बनाने से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। वो आप बहुत तगड़ा जवाब भी दे सकते हैं मुझे इस बात का, पर मैं फिर भी अपनी बात कह दूं कि देखिए 5 नाम मैंने बताए थे, उनमें से एक सही बहू है और बहू ही मुख्यमंत्री बन। ये देखिए, रेखा गुप्ता के घर पर ही उनके परिवार से बात कर रही है मेरी सहयोगी मनोज्ञा। सबसे पहले अभी हमारे हाथों से कुछ चल ही नहीं रहा है। हम इतने भावुक हैं, हम इतने भावुक हैं, ये हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। हम लोगों की इतनी परिवार में कितनी खुशी का माहौल है? बहुत बहुत खुश है। भाभी की मेहनत सफल आई, सबका बहुत बहुत आभार। सबने अपना बहुत प्रेम भाभी को दिखाया है। हम सबके लिए बहुत बहुत थैंक यू सबके। पूरा परिवार एक साथ है, देवरानी जेठानी सब एक साथ है, कितने खुश है। बिल्कुल, हाँ, रेखा गुप्ता को बहुत बहुत बधाई है, उसने हमारे पूरे परिवार का नाम ऊंचा किया है। तो वहीं दूसरी ओर मैं आपको इस समय खुशी का माहौल दिखा रही हूँ कि पूरे परिवार में जिस तरह से आज खुशियां हैं, आज सारा परिवार किस तरह से खुश है, वो आपको यहाँ पर मैं मनोज त्रिपाठी से कहूँगी, आपको तस्वीरें दिखाई। ये घर है, घर में इस समय जितने लोग हैं आसपास के, वो सब भाई साहब पूरा भरोसा था आपको। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि आज जो मेरे दिल की आवाज है, महादेव ने जो बात सुनी है मेरी, मैं महाकाल का भक्त हूँ और मेरे दिल से सुबह से एक ही आवाज थी, करने जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, महादेव के दर्शन मैंने प्रार्थना कर रखी थी कि बाबा महाकाल के दर्शन मेरी बहन के मुख्यमंत्री बनते ही मैं पहुंचूंगा। मैं महाकाल बाबा को सत सत प्रणाम करता हूँ। जय श्री महाकाल। इतना बड़ा दिन है, सब कैंपेनिंग में लगे हुए थे। पिछले 1 महीने से हम लोग इसी के लिए लगे हुए, तो रोज पूजा पाठ चलती थी। कभी तो रेखा गुप्ता बनेंगी, हमारी भाभी है बड़ी। भैया दिन भर फोटो खींचते हो, ये बताओ, ये फोटोग्राफर है रेखा गुप्ता जी के, अब आप क्या मुख्यमंत्री के फोटोग्राफर बन गए ऑफिशियली? पक्का पक्का, हाँ जी हाँ जी। पूरा परिवार एक साथ है यहाँ पर। आज कितना बड़ा दिन है, खुशी का दिन है, सारे लोग एक साथ हैं। हाँ जी, ये बहुत बड़ा खुशी का दिन है और सभी ने मिलजुल कर काम किया और दिल्ली प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी भी था जी। सबसे पहले क्या कहेंगी, सबसे पहले रिक्वेस्ट क्या होगी रेखा गुप्ता जी को, क्या काम करना चाहिए? शी इज़ ऑलरेडी डूइंग अ गुड जॉब और हमारे ब्लॉग को उन्होंने बहुत अच्छा बना दिया है, वो और इसी को और बेहतर बनाएंगी। वो मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम उन्हें तो वो हर फील्ड में ही करती हैं। या यमुना की सफाई तो पहले से ही स्टार्ट हो गई है, अभी चाहे बनी है या नहीं बनी है।
वो तो सफाई स्टार्ट हो गई है और भी वो बहुत काम कर रही हैं और करेंगी, हमें पूरी उम्मीद है। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।